सोचो एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट जापान जाता है। वहाँ रेस्टोरेंट जाके वो चिल्ला के ऑर्डर देता है, एक्सक्यूज मी, आई वांट दिस, आई वांट दैट। वेटर पोलाइटली झुक के सिर्फ स्माइल करता है, कुछ बोलता नहीं। अमेरिकन सोचता है क्या यह इग्नोर कर रहा है मुझे, लेकिन जापान में चिल्ला के बात करना डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। अब सोचो दोनों लोग एक ही सिचुएशन में हैं, पर उनकी सोच अलग, रिएक्शन अलग और तरीका अलग है। यही तो है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का मैजिक। यह फील्ड एक्सप्लोर करता है कि कल्चर किस तरह से हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को शेप करता है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी डेप्थ में समझेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। आप रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं एक माइंड ब्लोइंग जर्नी इनटू ह्यूमन माइंड्स अक्रॉस कल्चर्स। पहला सवाल पर आते हैं, व्हाट इज क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी? क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कंपेयर करता है डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के थॉट प्रोसेस, बिहेवियर और इमोशंस को। यानी कि एक इंडियन का दिमाग कैसे काम करता है वर्सेस एक जर्मन का वर्सेस एक अफ्रीकन ट्राइबल का। ये सब कंपेयर करना इस फील्ड का मेन गोल है। अब आते हैं कुछ मेन सवाल पर। पहला सवाल है, क्या इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं? दूसरा सवाल है, क्या पेरेंटिंग हर जगह सेम होता है? तीसरा सवाल है, क्या सक्सेस की डेफिनेशन कल्चर पर डिपेंड करता है? क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी बोलता है, हाँ, कल्चर मैटर करता है और काफ़ी ज़्यादा। कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर सिर्फ कपड़े या खाना नहीं होता। यह है एक शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो एक ग्रुप फॉलो करता है। जैसे पहला पॉइंट, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिलीज, टचिंग फीट, लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर होता है। दूसरा पॉइंट में अमेरिकन कल्चर को देखते हैं। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस है, पर्सनल स्पेस है, कैजुअल बिहेवियर होता है। तीसरा क्या है, जापानीज कल्चर। इसमें डिसिप्लिन, साइलेंस, ग्रुप हार्मोनी। तो जब हम किसी इंसान का बिहेवियर समझना चाहते हैं, हमें सिर्फ उनकी साइकोलॉजी नहीं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी समझना पड़ता है। अब समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। पहला, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। लोग माइग्रेट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, जूम कॉल्स अक्रॉस बॉर्डर्स चलाते हैं। तो अगर हम कल्चर को इग्नोर करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो पक्की है। दूसरा पॉइंट है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। एक थेरेपिस्ट अगर सिर्फ वेस्टर्न मॉडल पे काम करे और इंडियन क्लाइंट को ट्रीट करे तो क्या वो कनेक्ट कर पाएगा? इसे एक एग्जांपल से समझिए। इंडिया में लोग डिप्रेशन के लिए कह देते हैं नज़र लग गई है। अगर उसी जगह कोई थेरेपिस्ट बोले इट्स अ सेरोटोनिन इम्बैलेंस, यहाँ पेशेंट से थेरेपिस्ट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यह ब्रिज बनाता है बिटवीन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का। अब थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। 1960 तक साइकोलॉजी मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ही स्टडी होता था, स्पेशली यूएस और यूरोप में, पर उनके थ्योरी सब जगह अप्लाई नहीं होते थे। फिर आई नीड फॉर एथिक वर्सेस इमिक अप्रोच। अब इसे समझते हैं, एथिक अप्रोच क्या है? यूनिवर्सल लॉस ऑफ साइकोलॉजी, सब जगह सेम। इसे एग्जांपल से समझिए। फियर रिस्पॉन्स, जो डर का रिस्पॉन्स होता है, सब कल्चर में सिमिलर होता है। इमिक अप्रोच क्या है? कल्चर स्पेसिफिक स्टडी है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। गिल्ट का एक्सप्रेशन वेस्टर्न कल्चर में अलग, इंडियन में अलग होता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी दोनों अप्रोचेस को बैलेंस करता है।
अब आगे बढ़ते हैं फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी पर। पहला एक्सपेरिमेंट था एकमैन्स यूनिवर्सल इमोशंस स्टडी। पॉल एकमैन ने वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर्स में जाके बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस स्टडी किए। उसमें क्या क्या था? हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इन सब का एक्सप्रेशन यूनिवर्सल था, चाहे अफ्रीकन ट्राइब हो या न्यूयॉर्क का कोई बिजनेसमैन। अब समझते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, हॉफस्टेड का स्टडी। गिर्ट हॉफस्टेड ने अलग अलग कंट्रीज के वर्क प्लेसेस का एनालिसिस किया और बताया, पहला पॉइंट उन्होंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, यूएस और यूके। इन कंट्रीज़ में इंडिविजुअलिज्म होता है, जैसे कि मेरा कैरियर मेरी चॉइस। और दूसरा पॉइंट बताया एशियन कंट्रीज़ का, जो इंडिया और चाइना है, इसमें होता है कलेक्टिविज्म। इसका मतलब है कि फैमिली के लिए काम करते हैं। ये डिफरेंस सब डिसीजंस, गोल्स और रिलेशनशिप में दिखाई देता है। अब समझते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इन फैमिली एंड पेरेंटिंग। इंडियन पेरेंटिंग के बारे में पहले समझते हैं। पेरेंट्स के लिए बात मान लेना और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा इमोशनल क्लोजनेस होती है। पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं चाइल्ड का फ्यूचर, जैसे बेटा इंजीनियर बनेगा। और वेस्टर्न पेरेंटिंग कैसा है, इसे समझते हैं। फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को प्रमोट किया जाता है। चिल्ड्रन की ओपिनियन को वैल्यू देते हैं, जैसे डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इसे एक एग्जांपल से समझिए। रिया, एक इंडियन अमेरिकन टीनेजर, अपने पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट रूल से फ्रस्ट्रेट थी। उसकी मॉम ने कहा, हमारे कल्चर में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जानते हैं। पर रिया के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट था। थेरेपिस्ट ने दोनों के पर्सपेक्टिव्स को समझा और सॉल्यूशन मिला कल्चर एम्पैथी के माध्यम से। अब आते हैं जेंडर रोल्स एक्रॉस कल्चर्स पर। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में वुमन से अक्सर एक्सपेक्टेशन होती है कि वो होम मेकर्स बने। यूरोप के नॉर्दर्न कंट्रीज़ जैसे स्वीडन और नॉर्वे, वहाँ जेंडर इक्वलिटी बहुत हाई। और इंडिया में चेंजिंग रोल्स बट स्टिल मिक्स ऑफ ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न होता है। ये डिफरेंस सब डिसीजंस, गोल्स और रिलेशनशिप में दिखता भी है। कल्चर्स डिसाइड्स व्हाट इज नॉर्मल बिहेवियर फॉर अ जेंडर। अगर किसी और कल्चर का इंसान जज करे बिना समझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगा ही। अब आते हैं वर्क प्लेस बिहेवियर एंड कल्चर पर। इमेजिन दिस, एक जापानीज बॉस इंडिया आता है। वो एक्सपेक्ट करता है साइलेंट मीटिंग्स, स्लो डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन का। पर इंडियन एम्प्लॉयज चाहते हैं ओपन डिस्कशन, क्विक चेंजेस और जुगाड़ का। मिसमैच होगा बिल्कुल। तो बिजनेस वर्ल्ड में भी कल्चरल साइकोलॉजी मैटर करता है। अब आते हैं मेंटल हेल्थ एक्रॉस कल्चर्स। मेंटल इलनेस हर जगह होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन और ट्रीटमेंट अलग होता है। जैसे डिप्रेशन, यूएस के लोग बोलते हैं आई फील एम्प्टी, आई हैव नो मोटिवेशन। और इंडिया के लोग, मुझे थकान सी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, पेट खराब रहता है। ये मायने हो जाता है डिप्रेशन का। और अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो तो कुछ अफ्रीकन कल्चर में लोग मानते हैं कि जब किसी को बिना सोर्स का आवाज़ सुनाई देता है तो वह स्पिरिट्स का मैसेज होता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इसी चीज़ को एक मेंटल हेल्थ सिम्टम माना जाता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को हर केस को समझने के लिए कल्चर लेंस से देखना पड़ता है। अब आते हैं रिलीजियन एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स पर। साइकोलॉजी के लिए रिलीजियन एक सेंसिटिव बट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंडियन कल्चर में स्पिरिचुअलिटी डीपली एम्बेडेड, कर्मा, रीबर्थ, गॉड की विल वाली है। और वेस्टर्न सेकुलर कल्चर्स में मोर फोकस ऑन लॉजिक, साइंस। तो अगर एक इंडियन पेशेंट कहे मेरा दुख पास्ट लाइफ का कर्मा है, और थेरेपिस्ट बोले दैट्स इरेशनल,
तो पेशेंट ट्रस्ट लॉस करेगा। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी सिखाता है रिस्पेक्ट देयर लेंस फर्स्ट, फिर गाइड करें। अब आते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्रॉस कल्चरली। बचपन, ग्रोइंग अप स्टेज, एडल्टहुड, हर स्टेज में कल्चर का इम्पैक्ट होता है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। इंडिया में एडल्टहुड का मतलब होता है शादी, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वेस्टर्न कंट्रीज में 30 तक भी लोग फिगरिंग आउट फेज में होते हैं। तो कब मैच्योर होना चाहिए, इसका जवाब भी कल्चर डिपेंडेंट है। क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप्स, आजकल इंटर कल्चरल मैरिजेस कॉमन हो गए हैं। इसे एक एग्जांपल से समझिए। राज जो एक इंडियन फैमिली का है और इमली एक अमेरिकन। राज वांट्स पेरेंट्स ब्लेसिंग्स और रिचुअल्स, और इमली वांट्स प्राइवेट वेडिंग ऑन बीच। अगर दोनों कल्चर्स को समझ के म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप ना हो तो क्लैश होने लगता है। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्स लव, फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन। कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अब समझते हैं कल्चर एंड पर्सनैलिटी को। कल्चर और पर्सनैलिटी का डीप कनेक्शन है। बेसिकली कल्चर डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। अगर हम देखें, वेस्टर्न कल्चर्स जनरली लोगों को ज़्यादा सोशल, कॉन्फिडेंट और खुद की बात क्लियरली बोलने वाला बनाते हैं। मतलब लोग बोल्ड और ओपनली बात रखते हैं। वहीं ईस्टर्न कल्चर में ह्यूमैनिटी, हार्मोनी और रिस्पेक्ट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। मतलब लोग मॉडेस्ट, कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल होते हैं। इस वजह से जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे MBTI या बिग 5 देते हैं, उनके रिजल्ट्स सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेट्स नहीं बताते। ये रिजल्ट्स कल्चर के इन्फ्लुएंस के बिना कंप्लीट नहीं होते। अब आते हैं क्रॉस कल्चरल रिसर्च चैलेंजेस पर। क्रॉस कल्चरल रिसर्च यानी अलग अलग कल्चर में रिसर्च करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज बैरियर। मतलब एक वर्ड का मीनिंग हर कल्चर में सेम नहीं होता। जो वर्ड एक कल्चर में नॉर्मल लगे वो दूसरे कल्चर में अलग या कंफ्यूजिंग हो सकता है। दूसरी चैलेंज है बायस। कई रिसर्च टूल्स और क्वेश्चनर्स जो मोस्टली वेस्टर्न कल्चर के लिए बनाए गए हैं, उनको हर कल्चर में डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। रिजल्ट गलत या मिसलीडिंग आ सकते हैं। तीसरी कंसर्न है एथिकल कंसर्न। कुछ क्वेश्चंस या रिसर्च मेथड्स एक कल्चर के लोगों को ऑफेंसिव या डिसरिस्पेक्टफुल लग सकते हैं। इसलिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च करते वक्त साइकोलॉजिस्ट को हमेशा टूल्स को एडॉप्ट करना पड़ता है और लोकल एथिक्स और नॉर्म्स को ध्यान रखना पड़ता है ताकि रिसर्च फेयर, एक्यूरेट और रिस्पेक्टफुल हो। अब समझते हैं डिजिटल कल्चर एंड ग्लोबल माइंडसेट। सोशल मीडिया ने कल्चर मिक्स कर दिया है। ये कैसे किया है? एक इंडियन टीन कोरियन ड्रामा देख के कोरियन स्लैंग्स यूज करता है और एक US स्टूडेंट बॉलीवुड म्यूजिक में डांस करता है। ये हाइब्रिड आइडेंटिटीज क्रिएट हो रही है जहां एक इंसान मल्टीपल कल्चर्स को ब्लेंड करता है अपनी आइडेंटिटी में। फ्यूचर ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है वैसे वैसे साइकोलॉजिस्ट को कल्चरल ट्रेनिंग मिलेगी। स्कूल्स में कल्चरल अवेयरनेस पढ़ाया जाएगा। मेंटल हेल्थ सर्विसेज मोर इंक्लूसिव बनेगी। जब तक हम दूसरे कल्चर्स को समझने की कोशिश नहीं करते तब तक हम अपने ही लिमिटेशंस में फंसे रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी रियल लाइफ में कैसे काम करती है। सेक्शन 1। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल, इंडियन वर्सेस अमेरिकन पेरेंटिंग स्टाइल्स। एक इंडियन माँ अपने 5 साल के बच्चे को हर वक्त ये बोलती है, बेटा पढ़ाई करो वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। हर डिसीजन माँ बाप लेते हैं क्योंकि उनके लिए डिसिप्लिन और कंट्रोल इम्पोर्टेंट है।
अब सेम एज का बच्चा अमेरिका में है, उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं डू व्हाट यू लव, तुम्हें क्या पसंद है बताइयो। वहाँ फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दोनों कल्चर्स में इंटेंशन पॉजिटिव है, बच्चे का भला, लेकिन अप्रोच अलग। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यह समझाता है कि कैसे सेम गोल तक पहुंचने के लिए डिफरेंट कल्चर्स रूट्स लिए जाते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यह समझाता है कि कैसे सेम गोल तक पहुंचने के लिए डिफरेंट कल्चरल रूट्स लिए जाते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट सिर्फ अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो वो दूसरे कल्चर के बिहेवियर को गलत या कन्फ्यूज्ड समझ सकता है, लेकिन क्रॉस कल्चरल लेंस से देखोगे तो क्लियरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल 2, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आई कांटेक्ट का। इंडिया या जापान जैसे कल्चर्स में अगर आप सीनियर या ऑथोरिटी फिगर से डायरेक्टली आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो उसे बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट माना जा सकता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का सिंबल होता है। तो एक सेम बिहेवियर आंखों में देखना एक कल्चर में रिस्पेक्टफुल है और दूसरे में डिसरिस्पेक्टफुल। अब सोचो अगर एक वेस्टर्न मैनेजर एक इंडियन इंटर्न से कहे लुक मी इन द आइज व्हेन यू स्पीक, तो इंटर्न अनकंफर्टेबल हो सकता है और मैनेजर को लगेगा कि इंटर्न टिमिड या डिसऑनेस्ट है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रॉस कल्चरल मिसकम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यही सीख देती है हर कल्चर का अपना साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है। अब आते हैं सेक्शन 2, हॉफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशन थ्योरी। सिंपल टर्म्स में अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में काफ़ी यूज होता है, गेट्स हॉफस्टेड का कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे हम कल्चर्स के बीच के फंडामेंटल्स डिफरेंसेस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिस्टिक्स कल्चर जैसे यूएसए यूके में लोग अपनी पर्सनल फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देते हैं, और कलेक्टिव कल्चर में जैसे इंडिया और चाइना में लोग फैमिली, कम्युनिटी और ग्रुप हार्मोनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका इम्पैक्ट वर्क प्लेस, रिलेशनशिप्स, इवन थेरेपी सेशंस में दिखता है। इंडिविजुअलिस्टिक्स क्लाइंट कहेंगे आई वांट टू डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी, और कलेक्टिव्स क्लाइंट कहेंगे मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकता। अब आते हैं पावर डिस्टेंस। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर। इंडिया, मलेशिया में लोग हिरेची और ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं बिना चैलेंज किए। लो पावर डिस्टेंस कल्चर। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में लोग ऑथोरिटी को ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर एक मैनेजर इंडिया में काम करता है तो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है ऑटोमेटिकली। वही मैनेजर डेनमार्क में जाए तो उसे लोग बॉस नहीं इक्वल समझ के बात करेंगे। तीसरा, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। यह मेजर करता है कि किसी कल्चर में लोग अनसर्टेन सिचुएशन से कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स ग्रीस और जापान में रूल्स और स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स इंडिया, यूएसए रिस्क टेकिंग और चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब थ्योरी नहीं, रियल दुनिया का पैटर्न है। अब बढ़ते हैं अगली सेक्शन में, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इन थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी काफ़ी रिलेवेंट है। इमेजिन कीजिए एक इंडियन ओरिजिन का क्लाइंट यूएसए में थेरेपी के लिए जाता है। थेरेपिस्ट कहते हैं यू नीड टू एस्टेब्लिश पर्सनल बाउंड्रीज फ्रॉम योर पेरेंट्स। लेकिन क्लाइंट के लिए तो पेरेंट्स की सेवा, उनकी खुशी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब थेरेपिस्ट का एडवाइस हेल्पफुल नहीं बनेगा क्योंकि वो अपने कल्चर के लेंस से देख रहा है। इसीलिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट कल्चरली सेंसिटिव थेरेपी डेवलप करते हैं, जैसे कल्चर स्पेसिफिक कोपिंग टेक्निक्स,
फैमिली इंक्लूसिव थेरेपी और ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स का इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए नेटिव अमेरिकन कल्चर में टॉकिंग सर्कल होते हैं, एक ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड, और इंडियन कल्चर में भजन, मेडिटेशन और योगा को थेरेप्यूटिक माना जाता है। अफ्रीकन कल्चर में कम्युनिटी सपोर्ट और स्पिरिचुअल रिचुअल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब टेक्निक्स वेस्टर्न मॉडल से डिफरेंट हैं लेकिन इक्वली इफेक्टिव हो सकते हैं अगर थेरेपिस्ट कल्चरली अवेयर हो तो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेसेस। एजुकेशन और वर्क प्लेसेस में भी कल्चरल साइकोलॉजी का बड़ा रोल होता है। एक इंडियन स्टूडेंट यूएस में पढ़ाई करने गया। उसने प्रोफेसर के सामने सिर्फ नोट्स लिखे, कुछ बोला नहीं। प्रोफेसर ने समझा इसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट कल्चर से कंडीशन्ड था। सीनियर्स को इंटरप्ट करना बदतमीजी होता है। वर्क प्लेस में भी ऐसा ही मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापानीज लोग यस बोलते हैं बट इसका मतलब होता है आई एम लिसनिंग। अमेरिकन मैनेजर समझता है ही एग्रीड। रिजल्ट क्या है? मिस कम्युनिकेशन। यही क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कॉज का इंटरप्शन। इसीलिए आज के ग्लोबलाइज्ड एरा में इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कल्चरल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनीज अब क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4, क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप्स द इमोशनल साइड। ये टॉपिक सिर्फ एकेडमिक तक लिमिटेड नहीं है, रियल रिलेशनशिप में इसका असर होता है। इमेजिन कीजिए एक इंडियन लड़का और एक यूरोपियन लड़की रिलेशनशिप में है। लड़की बोलती है व्हाई डू यू टेल योर मॉम एवरीथिंग, और लड़का कहता है बिकॉज फैमिली इज एवरीथिंग। लड़की के लिए यह बाउंड्री इन्वेजन लगता है, लड़के के लिए यह लॉयल्टी और लव का एक्सप्रेशन है। यह सिर्फ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं, यह कल्चरल लेंस का डिफरेंस है। इसलिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यह समझाता है कि इमोशनल एक्सप्रेशंस, एक्सपेक्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कल्चर से शेप होते हैं। सेक्शन 5, द ब्यूटी ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है जब हम दूसरे कल्चर्स को समझने लगते हैं, हम अपने कल्चर को भी नए नज़रिए से देखने लगते हैं। हम सीखते हैं सबका पर्सपेक्टिव वैलिड होता है। डिफरेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बन सकता है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ तभी होती है जब हम अपने नैरो व्यू पॉइंट से बाहर निकलते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी हमें यह रियलाइज़ करने में मदद करता है कि ह्यूमन बिहेवियर यूनिवर्सल भी हैं और यूनिक भी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कल्चर मैटर्स। हर इंसान की कहानी अलग है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कल्चर्स के बीच के साइकोलॉजिकल डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ को समझती है। दूसरा पॉइंट है, ये हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है, थेरेपी, एजुकेशन, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप्स। तीसरा पॉइंट है, हॉफस्टेड का कल्चरल डायमेंशन जैसे फ्रेमवर्क्स हेल्प करते हैं डिफरेंस को साइंटिफिकली समझने में। और चौथा पॉइंट है, रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे पेरेंटिंग, आई कांटेक्ट, मेंटल हेल्थ, सब इस पे डिपेंड करते हैं। पांचवा पॉइंट है, अल्टीमेटली यह हमें ज़्यादा टॉलरेंट, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस बनाता है। अगर आपको यह टॉपिक इंसाइटफुल लगा तो ज़रूर सोचिए मेरा बिहेवियर पर कौन सा कल्चर का इफेक्ट है, और कमेंट में लिखिए अपना एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा हम कल्चर समझेंगे उतना कम हम जज करेंगे। तो अगली बार जब कोई अलग तरीके से रिएक्ट करे या कुछ अजीब लगे, सोचो शायद इसका कल्चर अलग है और मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। यही है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का असली मैजिक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम अप करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।